शुभ मध्याह्न बच्चों। मैं अशोक कुमार देहरी, आपका हिंदी विषयाचार्य, आज की कड़ी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 12वीं विषय हिंदी के अंतर्गत जो पूरक पाठ्य पुस्तक है वितान भाग 2, उसके अंतर्गत सिल्वर वेडिंग पर चर्चा करेंगे। आज हम आगे की कड़ी को देखेंगे, तो आइए पढ़ते हैं। सच तो यह है कि पिछले कई वर्षों से यशोधर बाबू का अपनी पत्नी और बच्चों से हर छोटी बड़ी बात में मतभेद होने लगा है और इसी वजह से वह घर जल्दी लौटना पसंद नहीं करते। तो यह जो अंश है उस समय का है जब वो गोल मार्केट में जाते हैं। वहाँ पर कुछ जो घर है वह भी टूटने के कगार में होता है। घर में उनकी पत्नी भी पूछती है कि हमारा भी घर टूट जाएगा तो क्या करोगे। तो उनका यह उत्तर है कि तब की तब देखी जाएगी, और इस प्रकार से मुस्कुरा देते हैं। और जिस अंदाज में किसंदा जो फीकरा कहते हैं, मतलब जो वाक्यांश कहते हैं, वैसे वाक्यांश कहते हुए मुस्कुरा देते हैं। तो इसके पीछे रहस्य यह है कि जो यशोधर बाबू हैं और उनकी पत्नी, उनके बीच में आपस में लंबे समय से नहीं जम रही है। यहाँ तक कि उनके पत्नी और बच्चों से हर छोटी छोटी या बड़ी बात में मतभेद होने लगा है, मतलब मनमुटाव होने लगा है। और इसी वजह से वह घर भी जब आते हैं तो 5 बजे के बाद आते हैं, मतलब जल्दी लौटते नहीं हैं। जब तक बच्चे छोटे थे तब तक वह उनकी पढ़ाई लिखाई में मदद कर सकते थे, मतलब जब बच्चे छोटे रहते हैं तो सब बातचीत मानते भी हैं और ज़्यादा उपदेश भी नहीं देते। बच्चे जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं वो सोचते हैं कि हम पिताजी के कदकाठी के हो गए हैं, अब हम पिताजी को भी समझाने लायक बन गए हैं, उपदेश देने लायक बन गए हैं। और यह जो बात है सबको अच्छा नहीं लगता। जो समझते हैं उनको तो कोई बात नहीं, लेकिन जो समझते नहीं, ऐसे पिता जो पुराने ख्यालात वाले होते हैं, उनको बच्चों के द्वारा इस प्रकार से सिखाना पढ़ाना अच्छा नहीं लगता। अब बड़ा लड़का एक प्रमुख विज्ञापन संस्था में नौकरी पा गया है। उनका जो बड़ा लड़का है एक प्रमुख विज्ञापन संस्था में नौकरी पा गया है। यद्यपि समहाउ यशोधर बाबू को अपने साधारण पुत्र को असाधारण वेतन देने वाली यह नौकरी कुछ समझ में आती नहीं। हालांकि यह कुछ अलग टाइप का है, फिर भी जो यशोधर जी हैं वो जानते हैं कि उनका पुत्र किस लायक है। वह उसको असाधारण नहीं मानते, साधारण मानते हैं। और ऐसा साधारण पुत्र जब असाधारण वेतन देने वाली नौकरी करने लगता है तो उनके पलड़े कुछ भी नहीं पड़ता। वह कहते हैं कि 1,500 रुपया तो हमें अब रिटायरमेंट के पास पहुंचकर मिला है। शुरू में ही 1,500 रुपया देने वाली इस नौकरी में ज़रूर कुछ पेंच होगा। पेंच होगा का मतलब कुछ न कुछ चक्कर होगा। उनका मानना है कि जब वो रिटायरमेंट होने की स्थिति में पहुंच आए हैं, सेवानिवृत्ति की अवसर पर आ गए हैं, उस समय उनको 1,500 रुपया मिल रहा है। और 1,500 रुपया उनका जो बेटा है नौकरी के प्रारंभ में प्राप्त कर रहा है, तो उनको इसमें कुछ पेंच नज़र आता है, चक्कर नज़र आता है। यशोधर जी का दूसरा बेटा दूसरी बार IAS देने की तैयारी कर रहा है। यशोधर जी के परिवार में जो 3 बेटे और 1 बेटी हैं, तो उनमें जो दूसरा बेटा है दूसरी बार IAS अर्थात इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन जो सर्विसेज होती है, प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहा है। और यशोधर बाबू के लिए यह समझ सकना असंभव है। यशोधर बाबू इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? जब यह पिछले साल एलाइड सर्विसेज की सूची में माना काफ़ी नीचे आ गया था। एलाइड सर्विसेज मतलब संबद्ध जो सेवाएं होती हैं
उसमें काफ़ी नीचे था, तब इसने ज्वाइन करने से इनकार क्यों कर दिया? उनका तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका चला गया और उनका जो 3 नंबर का बेटा है वह तो स्कॉलरशिप प्राप्त किया और अमेरिका चला गया। उनकी एकमात्र बेटी, उनकी और बेटी कहने पर एकमात्र है, न केवल तमाम प्रस्तावित वर अस्वीकार करती चली जा रही है बल्कि डॉक्टरी की उच्चतम शिक्षा के लिए स्वयं भी अमेरिका जाने की धमकी दे रही है। उनकी एक बेटी है, वह भी घर गृहस्थी बसाने के चक्कर में नहीं है और कई बार प्रस्ताव भी आ चुके हैं विवाह के लिए और वह सारे वरों को अस्वीकार करती गई है, रिजेक्ट कर चुकी है। अब वह डॉक्टरी की जो उच्चतम शिक्षा है उस शिक्षा को प्राप्त करने के लिए अमेरिका जाने की बीच बीच में धमकी देती रहती है। यशोधर बाबू जहाँ बच्चों की इस तरक्की से खुश होते हैं वही समहाउ यह भी अनुभव करते हैं। मतलब कभी कभी तो यशोधर जी को बच्चे जो तरक्की कर रहे हैं, बड़े बड़े नौकरी प्राप्त कर रहे हैं, ज़्यादा वेतन पा रहे हैं, इनको देख करके तो कभी कभी अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी उनको समहाउ मतलब कुछ गलत नज़र आता है कि वह खुशहाली भी कैसी जो अपनों में परायापन पैदा कर दे। कभी कभी उनको लगता है कि उस खुशहाली में क्या है जो अपनों को परायापन, मतलब कभी कभी जो बड़ी नौकरी होती है वो अपनों के बीच में दरार पैदा कर देती है। ज़्यादा वेतन पाने का अहंकार फिर अपनों को पहचानने का सामर्थ्य भी खो बैठती है। तो इसीलिए कहते हैं कि वह खुशहाली भी कैसी जो अपनों में परायापन पैदा करे। अपने बच्चों द्वारा गरीब रिश्तेदारों की उपेक्षा उन्हें समहाउ जंचती नहीं। वैसे यशोधर जी ठहरे पुराने ख्याल के और उनके परिवार में, उनके रिश्तेदारों में जो बड़े हैं उनका उपेक्षा करना बच्चों के द्वारा उन्हें ठीक नहीं लगता। एनीवे, कोई बात नहीं। वो कहते हैं कि जनरेशनों में गैप तो होता ही है, मतलब जो पीढ़ी हैं 2 पीढ़ियों के मध्य में अंतर आ ही जाता है। सुना ऐसा कहकर स्वयं को दिलासा देता है पिता। वैसे भी पिता हैं तो अपने आप को समझाने की चेष्टा भी करते हैं। यद्यपि यशोधर बाबू की पत्नी अपने मूल संस्कारों से किसी भी तरह आधुनिक नहीं है, तथापि बच्चों की तरफदारी करने की मातृसुलभ मजबूरी ने उन्हें भी माट बना डाला है। हालांकि जो यशोधर जी हैं उनकी पत्नी मूल संस्कारों से अर्थात उनके जो जन्मगत संस्कार हैं पिता के संस्कारों से वो आधुनिक नहीं हैं, लेकिन बच्चों की तरफदारी मतलब बच्चों का पक्ष लेते हैं और यह उनकी मातृसुलभ मजबूरी भी है। मतलब एक प्रकार से माँ की परिस्थिति है, मनोदशा है, जिसके कारण वह कभी कभी माट बन जाती हैं, मतलब आधुनिक बन जाती हैं। कुछ यह भी है कि जिस समय उनकी शादी हुई थी यशोधर बाबू के साथ गांव से आए ताऊ जी और उनके 2 विवाहित बेटे भी रहा करते थे। इस संयुक्त परिवार में पीछे ही पीछे बहुओं में गजब के तनाव थे, लेकिन ताऊ जी के डर से कोई कुछ कह नहीं पाता था। यशोधर बाबू की पत्नी को शिकायत है कि संयुक्त परिवार वाले उस दौर में पति ने हमारा पक्ष कभी नहीं लिया। मतलब पत्नी के संस्कारों को लेकर के यशोधर बाबू में संदेह बना रहता है कि आज के युग में भी वह क्या बनती जा रही हैं, पुरानी होकर के भी आधुनिक बनती जा रही हैं। तो इसके पीछे और भी एक कहानी यहाँ पर लेखक प्रस्तुत करता है। उनके अनुसार उनका यह कहना है कि जिस समय उनका विवाह हुआ था तो उस समय जो यशोधर के पिता के बड़े भाई थे अर्थात यशोधर जी के जो ताऊ जी थे और उनके 2 विवाहित बेटे भी उन्हीं के साथ में रहा करते थे। और इस संयुक्त परिवार में जो यशोधर जी की पत्नी है और ताऊ जी की बहुएं हैं, उन बहुओं के बीच में आपस में नहीं जमती थी, तनाव हमेशा बना रहता था।
परंतु ताऊ जी के डर से कोई भी कुछ नहीं कह पाता था। और यशोधर जी की जो पत्नी हैं यह भी शिकायत करती हैं कि संयुक्त परिवार वाले उस दौर में, मतलब उस ज़माने में, जिस ज़माने में कि ज़्यादातर एकल परिवार नहीं होते थे, संयुक्त परिवार होते थे, एक साथ रहना उस ज़माने के लोगों को पसंद था। तो उस दौर में उनके पति ने कभी उनका साथ नहीं दिया, मतलब उनका पक्ष कभी नहीं लिया, बस जेठानियों की चलने दी। और उनकी जो जेठानियां हैं उनकी ही चलने दी, अर्थात उनकी पत्नी से जो भी बड़े हैं उनके ही बातों को वो समर्थन करते रहे। उनका यह भी कहना है कि मुझे आचार व्यवहार के ऐसे बंधनों में रखा गया मानो मैं जवान औरत नहीं बुढ़िया थी। मतलब उनके विचारों में भी उस समय स्वतंत्रता नहीं थी। उनको ऐसा लगने लगा था कि वो जवान नहीं कोई बुढ़िया हैं। जितने भी नियम इनकी बुढ़ियाताई के लिए थे, अर्थात यशोधर जी के जो पिता के बड़े भाई की पत्नी हैं उनके लिए जो नियम थे वे सब मुझ पर भी लागू करवाए गए। वो यशोधर जी की जो पत्नी थी उन पत्नी पर भी लागू हुआ, ऐसा कहती हैं। घर वाली बच्चों से, बच्चे उससे सहानुभूति व्यक्त करते हैं। अब जो पत्नी है वो बच्चों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करती है, तो बच्चे भी माँ के प्रति सहानुभूति तो व्यक्त करते ही हैं। फिर वह यशोधर जी से उन्मुख होकर कहती है, यशोधर जी की ओर देख करके कहती है कि तुम्हारी ये बाबा आदम के ज़माने की बातें मेरे बच्चे नहीं मानते तो इसमें उनका कोई कसूर नहीं। मतलब वो अपने पति को पुराने ज़माने की सोचती है और बच्चों के बातें न मानने से मेरा कोई कसूर नहीं कह करके अपने हाथों से अपना बचाव करती है। मैं भी इस बातों को उसी हद तक मानूंगी जिस हद तक सुविधा हो। उनकी पत्नी का कहना है कि वह अपने पति के बातों को उतना ही मानेंगी जितना उनको अच्छा लगे, जहाँ तक वो ठीक हो। अब मेरे कहने से वह सब ढोंग ढकोसला हो नहीं सकता, साफ बात। उनकी पत्नी कहती है कि जो पुरानी ढोंग और ढकोसला है उन ढकोसला को मैं और कर नहीं पाऊंगी, मतलब उसको निभा नहीं पाऊंगी। और वह इस प्रकार से साफ कथनों में बता देती हैं। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।